अब हम मोशन इन ए प्लेन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोशन इन ए प्लेन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है कब कहेंगे। ध्यान से देखने का, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मूव करता है कि उसका जो पोजीशन है दो डायरेक्शन में एक साथ चेंज होता है, या यूँ कहें अपन कि कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार मूव कर रहा है कि उसके पोजीशन को इंडिकेट करने वाले कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड में से कोई भी दो एक साथ चेंज हो रहा है, या तो एक्स वाई एक साथ बदल रहे हैं या वाई जेड या जेड एक्स, तब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है। अब अभी हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जानने से पहले अपन किसी पॉइंट का पोजीशन जान लेते हैं। मान लो कोई पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट पी पे है और ये ओरिजिन जिसको हमने ओ से इंडिकेट किया हुआ है, इस पॉइंट पी का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन ओ पी से दिया जाएगा और हम वेक्टर फॉर्म में उसको पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, इट मीन्स ओ पी ऊपर में एरो लगा के शो करते हैं। अब यदि मान लो कोई पॉइंट इनिशियली इस पी पे था और आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, क्यू का पोजीशन जो है ओ के रेस्पेक्ट में ओ क्यू होगा। डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है हमको कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब है हमको पी क्यू निकालना है, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। अब हम यहाँ वेक्टर ट्रायंगुलर एडिशन लॉ यूज़ करते हैं। वेक्टर ट्रायंगुलर एडिशन लॉ क्या है पहले ध्यान से सुन लो। सपोज कोई दो वेक्टर इस ढंग से एक्टेड हैं कि एक का शुरू वाला बिंदु ये O है और उसका टर्मिनल पॉइंट या आखिरी बिंदु P है, और दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग बिंदु P और टर्मिनल पॉइंट Q है। तब इन दोनों वेक्टर का जो प्रभावी वेक्टर है, इफेक्टिव वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर है, वो O से Q की ओर होगा। इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि OP और PQ का वेक्टर सम, मतलब सम ऑफ OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल वेक्टर OQ। इसी को अपन ट्रायंगुलर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। OP प्लस PQ इक्वल OQ। अब हमको PQ निकालना है तो इसको हम हमको PQ निकालना है तो इस OP को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो PQ मिल जाएगा। PQ इक्वल हो जाएगा OQ माइनस OP। और ये PQ क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट, मूविंग पॉइंट फ्रॉम P टू Q। डिस्प्लेसमेंट जनरली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का फाइनल या टर्मिनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस को ही शो करता है। वो इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट तक किस वे से गया इस बात पे डिपेंड नहीं करता, केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये P से Q तक वो किसी भी मार्ग से जाए, यहाँ से जाए, ऐसे जाए, ऐसा घूम के कहीं जांगीर चांपा होते कहीं से भी जाए वो, ठीक है ना। हमको फाइनल और इनिशियल से मतलब है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर जो है उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है तुम्हारे सिलेबस में कुछ डेफिनीशंस वेक्टर का। फर्स्ट में बोला है इक्वल वेक्टर। देखो, दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उस वेक्टर को इंडिकेट करने वाले सारे सिंबल सेम हों।
दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हम जानते हैं किसी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम उस स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। तो दो वेक्टर सेम तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है ना। मतलब दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड से मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू से, और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम हो। उसके बाद है निगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। सपोज कोई वेक्टर ओ से पी की ओर है ऐसा, तो यदि हम उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो उसका निगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ओ पी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस पी ओ, क्योंकि माइनस पी ओ क्या है, ओ पी का उल्टा है, माइनस माइनस प्लस, वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो उसका निगेशन हो जाता है, वो उसका अपोजिट हो जाता है वो। तो इस तरह से अपोजिट वेक्टर, किसी वेक्टर ए का अपोजिट वेक्टर क्या होगा ऐसे यदि बोला जाए तो तुम उसके सामने माइनस सिंबल लगा दोगे तो उसका अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। अब उसके बाद दिया है तुम्हारे बुक में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर तो शब्द से स्पष्ट है, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब बिगिनिंग पॉइंट सेम हो, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हों, तब हम उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, को मतलब साथ साथ, माने एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होने वाले वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। उस वेक्टर को नल या जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसा पॉइंट खींच दो, ऐसा उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ऐसा, तो ये नल वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। बड़ा पॉइंट बना दूंगा तो उसका तो डायमेंशन हो जाएगा ना, इसलिए बहुत छोटा पॉइंट बनाना पड़ रहा है। डायमेंशन लेस है, मतलब लेंथ इसकी कोई डिस्टेंस यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड नहीं है, लगभग जीरो है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो नल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाँ कुछ और इसमें प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं इसके, जैसे किसी वेक्टर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से, या ऐसा है मान लो कि कोई वेक्टर ए है और इसमें लेमडा से इंटू करने पर ये जीरो आ रहा है, तो यदि जीरो नॉट इक्वल लेमडा नॉट इक्वल जीरो है तो ये जीरो तभी होगा जब ये वेक्टर जीरो हो, ठीक है ना। और उसके बाद यदि मतलब ये है कि यदि लेमडा जीरो है तब तो जीरो होगा ही, और लेमडा जीरो नहीं है उसके बाद भी ये जीरो हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये नल वेक्टर हो। दूसरा दिया हुआ है कि किसी भी दो स्केलर के सम में एक वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मान लो लेमडा प्लस म्यू ऐसे दो नंबर्स हैं, म्यू, इसमें किसी वेक्टर ए से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेमडा इंटू वेक्टर ए प्लस म्यू इंटू वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो किसी नंबर को हम दो वेक्टर के सम में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब लेमडा इंटू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ऐसा भी। मतलब ये है कि दो स्केलर के सम में एक वेक्टर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो वेक्टर के सम में एक स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्केलर मतलब संख्यात्मक मान, बिगर डायरेक्शन वाला, ठीक। अब उसके बाद दो वेक्टर का सम तभी जीरो होगा जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है जानते हो?
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक वेक्टर ऐसा होता है जिसको किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को अपन नल वेक्टर कहते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि दो वेक्टर ऐसे होंगे ए और बी जिनको सम करें तो हमको नल वेक्टर मिलता है, जीरो मिलता है। ऐसा तभी होगा जब ये ए और बी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे, अपोजिट। हाँ ठीक है ना। ये जीरो वेक्टर नल वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हर ग्रुप में, हर सेट के करस्पॉन्डिंग या एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी के साथ ऐड करें, उसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को अपन एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो अपने शब्द से ही क्लियर है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो। मान लो ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसा शो करते हैं मॉड ऑफ ए के रूप में। यदि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमको उस दिशा में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यूनिट वेक्टर को एक कैप ऊपर कैप लगा के शो करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के से शो करते हैं और इसके ऊपर कैप लगाते हैं। कोलिनियर वेक्टर 6 है ना। हाँ, कोलिनियर वेक्टर से मतलब ये है कि दो वेक्टर ऐसे हों जो एक दूसरे के पैरेलल हों, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होना ज़रूरी है। मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 होगा तो या 180 होगा तो, दोनों कंडीशन में पैरेलल होते हैं। माने डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, यदि 0 होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा। भाई दो वेक्टर के बीच का एंगल किसको कहते हैं? मान लो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल यही तो होगा, सपोज थीटा है। अब ये 0 है माने दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, और 180 है तो एक इधर है तो दूसरा इधर है, तभी तो उनके बीच के एंगल 180 होगा। तो कोलिनियर वेक्टर जो हैं मतलब एक दूसरे के पैरेलल हों, एक ही लाइन में हों, भले ही डायरेक्शन अपोजिट हो। सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए। और कोप्लेनर वेक्टर, अब तो ये भी शब्द से स्पष्ट है, कोप्लेनर माने एक ही प्लेन में जो वेक्टर हैं उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अब ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है। अब इसमें कोई वेक्टर है तो इसको दो वेक्टर, इसी में कोई भी दो वेक्टर ऐसा है चूँकि एक ही प्लेन में है इसलिए ये कोप्लेनर वेक्टर होगा। ठीक है। हाँ, ये एक वेक्टर मान लो ए है, दूसरा वेक्टर मान लो बी है। अब चूंकि इसी प्लेन में है, ऐसा है, तुम ऐसा समझ सकते हो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नीचे वाला जो हमारा जो हम जिस पे बैठे वो एक्स वाई प्लेन होगा, और उस प्लेन में कोई भी वेक्टर हो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर होंगे क्योंकि एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे को काट भी सकते हैं और यदि पैरेलल होंगे तो कभी नहीं काटेंगे। ठीक है ना। तो दो वेक्टर कोप्लेनर हैं और एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट उसमें होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर के बाद दिया है कोटर्मिनल वेक्टर। कोटर्मिनल भी शब्द से स्पष्ट है कि इसका कॉमन अंतिम पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, सेम होगा। माने दो वेक्टर ऐसे हैं शुरू कहीं से भी हुए रहें लेकिन ख़त्म एक ही जगह पे जाके हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे, ऐसे वेक्टर को हम कोटर्मिनल वेक्टर कहते हैं। टर्मिनल से मतलब है अंतिम बिंदु। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, तुम ऐसा समझो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है
अब मान लो बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब उसको हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 न्यूटन। मतलब सीधा सीधा किसी भी वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम बढ़ जाता है। 5 न्यूटन का फोर्स है, उसको 5 से इंटू करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम हो जाएगा, उसका 25 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। माने किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम बढ़ जाता है। और यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब उसके बाद है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे से। एडिशन और कंपोजिशन होता क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये प्लेन है। अब यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में कंपोनेंट में जानने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि अपन एक ईंट रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा ईंट रखा हुआ है। एक व्यक्ति इधर 3 न्यूटन के फोर्स से इधर इसको पुश कर रहा है, एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस, और दूसरा व्यक्ति 3 न्यूटन के फोर्स से एलॉन्ग वाई एक्सिस पुश कर रहा है उसको। इधर 3 इधर 4 यूनिट, माने 4 न्यूटन के फोर्स से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक पुश कर रहा है, और 3 न्यूटन के फोर्स से एक व्यक्ति एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो वो ईटा किधर जाएगा, ये ऐसा कुछ एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए किसी डायरेक्शन में जाएगा। अब मान लो वो जो वेक्टर है आर है, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये जो 3 है इस वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, और 4 जो है वो वाई कंपोनेंट का। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वाई एक्सिस में हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो रिजल्टेंट हमको 5 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए हमको मिलेगा। मान लो थीटा है, तो थीटा है तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 3/5। 3 इधर है, 4/3 परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 है, बेस की डायरेक्शन में 3 है, तो 4/3। ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ना। रिजल्टेंट देखो कैसे निकालते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। ये 90 एंगल है, ये 3 है, इस दिशा में 4 है, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल √25 इक्वल। तो मैं कंपोनेंट समझाने के लिए एग्जांपल दिया हूँ। ये जो 3 और 4 हैं जो 2 अलग अलग दिशाओं में लगा रहे हैं, और उसका प्रभावी या रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से tan इनवर्स 4/3 एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाते हुए जा रहा है उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 3, और वाई कंपोनेंट 4। ठीक। तो कंपोनेंट मतलब ऐसा पार्ट है उसका 2 अलग अलग डायरेक्शन में कि दोनों एक साथ उस दोनों अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में एक्टिव हों, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन उस जो वेक्टर कह रहे हैं उसका डायरेक्शन होता है। ये कंपोनेंट है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में ये समझो कि 2 वेक्टर को अपन सीधा सीधा वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू जोड़ते हैं। कहने का मतलब है जैसे अपन स्केलर को 3 है और 5 है तो 3 5 8 कर देते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम या रिजल्टेंट के लिए फार्मूला है वो यूज़ करना पड़ता है। तुम ऐसा समझो कि एक वेक्टर इधर एक्टेड है और दूसरा वेक्टर इधर एक्टेड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर कहीं होगा। अब इनको हम रिजल्टेंट सम निकालना चाहें, मान लो ये वेक्टर ए है, अब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मान लो वेक्टर बी है, तो ये ओ पी क्या होगा,
ए प्लस बी के बराबर होगा। ये वेक्टर सम है, ठीक है ना। वेक्टर सम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होता है। ये वेक्टर सम है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको और भी फार्मूला हैं जो वेक्टर के लिए यूज़ होते हैं, उन सबको यूज़ करके हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 90 एंगल था तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। उसके बाद है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं एक बार बताया हूँ और एक बार और देख लो जब बुक में उस पॉइंट पे पहुँचे हैं तो। यहाँ तुम्हारे बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं तो तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, ध्यान से देख लो। लिखा है देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के दो साइड से शो किया जाता है दो वेक्टर को, उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों उस साइड के लेंथ के इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वही है जो उसके साइड का डायरेक्शन है, ठीक है ना। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऐसा समझो तुम, देखो मान लो ये ट्रायंगल है ऐसा करके, ये ए बी और सी है मान लो। एक वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर बी सी के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो ए से सी की ओर होगा। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। वेक्टरों को ऐसा लिखना है कि एक वेक्टर का आखिरी बिंदु दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु हो। देखो ऐसा समझो, मान लो दो वेक्टर किसी ट्रायंगुलर के दो साइड के डायरेक्शन में या दो साइड के डायरेक्शन में ही इंडिकेटेड हैं और इस प्रकार हैं कि एक वेक्टर का आखिरी बिंदु दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तब उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो पहले वेक्टर का शुरू और दूसरे के आखिरी बिंदु को जोड़ने वाली वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। जैसे ये है ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, यहाँ पे ये दूसरे पहले का आखिरी बिंदु है, यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है। Yes, sir. तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले का शुरू और दूसरे को आखिरी को जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन में होगा। यदि ये वेक्टर मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। Yes, sir. ये ट्रायंगुलर एडिशन। उसको जोड़ता है, हम लोग उसके फॉर्म को भी लिख सकते हैं। हाँ, बाकी को अब इसमें रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताया है। मान लो दो वेक्टर किसी ट्रायंगुलर के दो साइड से इंडिकेटेड हैं, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो यदि तुमको समझ में आ जाता है तो मैं तो डेराइव कर देता हूँ बोर्ड में। देखो मान लो ये वेक्टर एक ठो ऐसा है ए है और ये कुछ ऐसा करके बी है और ये जो है उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। हमको ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा और इसमें से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो। ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक। अब यहाँ पे हमको यदि ये वेक्टर मिल जाए और ये वेक्टर मिल जाए तब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो ये जो वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल लें दो वेक्टर के डायरेक्शन में, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे। अब मान लो अभी हम पढ़े हैं ये वेक्टर बी है ना, वो कुछ ना कुछ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और कुछ ना कुछ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जिसको लगाने पर ये बी के डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे 3 और 4 बताया था, तो उसी को हमको निकालना है कि कितना कितना है, माने कंपोनेंट को हमको फाइंड करना है। तो देखो कंपोनेंट अब कैसे निकालोगे। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। मान लो बी का मैग्नीट्यूड बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड केवल ए है।
अब हमको इस वेक्टर b का यहाँ पे अपन कुछ पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इसको ले लेते हैं m। बी एम के डायरेक्शन में और एम सी के डायरेक्शन में हमको वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना है। ध्यान से देखो यहाँ पे, तभी समझ में आएगा ये। इस डायरेक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मालूम है बी है, यस सर, और हमको पहले इस डायरेक्शन में निकालना है, इसमें मालूम नहीं है। तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हमको बेस के डायरेक्शन में निकालना है, हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में मालूम है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन शो करता है? cos थीटा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेते हैं जिसमें बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन हो। तो बी एम के डायरेक्शन में तो हमको निकालना है, और बी सी हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में मालूम है बी है। तो बी एम इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, बी कॉस थीटा। अब हमको एक ये एम और सी को जोड़ने वाले लाइन के डायरेक्शन में निकालना है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड में निकालना है, हाइपोटेनियस में हमको मालूम है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस में रिलेशन हो? याद करो सबको, साइन थीटा। हाँ, जोर से बोलो, एम सी अपान बी, क्योंकि हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में बी मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा है। नीला चला के देखें। हाँ, अब हमको बी एम और एम सी के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट मिल गया। अब देखो ये ए एम वेक्टर, ए एम क्या होगा, ए एम इक्वल क्या होगा, ए बी प्लस बी एम। ए एम की लंबाई माड आप ए एम, इसकी लंबाई और बी एम की लंबाई, इसकी लंबाई तो ए है और बी से एम की लंबाई बी कॉस थीटा है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में तो बी साइन थीटा है। हमको निकालना है ए सी। अब ए एम सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मान लो आर है तो आर स्क्वायर हो गया है, ए एम तो इतना है, प्लस एम सी इतना है बी, तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। सॉरी ये साइन है ना, ये साइन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है मालूम है, 1। ये बी स्क्वायर, आर स्क्वायर मैंने रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब रूट ले लो तो इधर आर हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट ऑफ ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट जो है इस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये अल्फा है, ये वाला। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, देखो मान लो ये अल्फा है तो tan अल्फा, अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर साइड अपान बेस, मतलब बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इससे एंगल मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बनाते जा रहा है वो उसका, उससे हमको एंगल मिल जाएगा और इससे रिजल्टेंट मिल जाएगा। यही आया होगा, देख लो फार्मूला पुस्तक में। तो फार्मूला डेराइव कैसे करते हैं, नेक्स्ट डे तुमको समझ के आना है, पढ़ के आना है, समझ गए। मैं यहाँ डेराइव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे भी बन गया, तुमको जाके घर में ट्राई करना है, यदि बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से पूछो।
और एक एक पॉइंट को समझो कि कैसे अपन कर रहे हैं, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट का सेंस क्या होता है, समझ गए। यस सर। तो ये सब तुम खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। हर बात के लिए टीचर पे डिपेंड करोगे तो मुश्किल है समझना। माने खुद के दिमाग में प्रेशर डालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना, टीचर आपके दिमाग में हाँ, जितना टीचर प्रयास करे। मतलब दोनों के प्रयास से ही, यदि दोनों के प्रयास से ही संभव हो। हाँ, यदि तुम कहते हो कि सारा चीज़ टीचर ही करेगा तो ये संभव नहीं है। टीचर को जितना समझना था समझ चुका है, यस सर। अब तुमको समझा रहा है तो तुम पूरा सहयोग करोगे तभी तुम समझ पाओगे। सहयोग से मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ को यहाँ समझने के बाद घर में जाके पढ़ो और सर क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, सारा चीज़ कंपेयर करके उसको अच्छी तरह से डीपली समझने की कोशिश करो, तभी फिजिक्स समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स एक प्रकार से पूरा मैथ्स है। ठीक है, ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट डे अपन इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे।